पहला पार्ट उसने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले पार्ट में आप निकालें कि मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करें। अब देखें हमें थ्री प्रोडक्ट का क्वांटिटीज़ का हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 20 + 15 क्यू + क्यू स्केयर। तो इसका आप क्यू के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लें ज़रा, तो क्या आएगा d/dq कॉस्ट फंक्शन का। तो डेरिवेटिव लेंगे dq का 20 + 15q + क्यू स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 + 2q, ये मेरे पास, और इसको हम कह देंगे मार्जिनल कॉस्ट। ये आई है जनरल फॉर्म 15 + 2q, लेकिन हमारे पास क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 3 क्वांटिटीज़ हैं, Q1 Q2 Q3। तो हम इस मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को क्या लिखेंगे? 15 + 2q1 + 2q2 + 2q3। तो ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा जी, यानी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, जिसको हम MC कहेंगे। और 15 + 2q1 + 2q2 + 2q3, ये इसका पहला पार्ट था जी, उसने जो पूछा। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ उसने बी पार्ट के अंदर कि आप कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़। इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट करें। तो ये हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हमें देखिए एवरेज रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन हमें दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है, देखिए 63 - 4q1। अब हमें ये पता है कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू ओवर क्यू। सो रेवेन्यू किसके आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्यू। यानी जितने भी हमारे पास एवरेज रेवेन्यू के फंक्शन है, मसलन पहला फंक्शन दिया हुआ P1 63 - 4q1, तो हम इसको क्या करेंगे? Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 63q1 - 4q1 और इसका स्केयर, ये मेरे पास आ जाएगा जी, क्या आएगा? रेवेन्यू 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो मेरे पास P2 दिया हुआ है, देखें ये P2 दिया हुआ है 105, तो मैं इसको Q से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेवेन्यू 2 मेरे पास आ जाएगा। तो वो मेरे पास क्या आएगा जी? 1052 Q2 - 5q2 और इसका स्केयर। और इसी तरह से रेवेन्यू 3 मेरे पास क्या आएगा? इस इक्वेशन से आएगा, दैट इज 75q3 और -6q3 और इसका स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी रेवेन्यू। अच्छा, हमने निकालना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़, हमने निकालनी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ये हमें पता है कि जब मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं, तो उसकी एक कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट तो मेरे पास आई, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? देखें ये मेरे पास रेवेन्यू 1 आया हुआ, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैं इसका MR1 ले लेता हूँ। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा MR1। वो क्या आएगा? यानी कि R1 डैश आ जाएगा। क्या आएगा? इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 63 - 8q1। इसी तरह से जब रेवेन्यू 2 का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 R2 डैश आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 105 - 10q2। और लास्ट पे हम इसका जब लेंगे R3 का, तो मार्जिनल रेवेन्यू 3 आ जाएगा, दैट इज R3 डैश, ये आ जाएगा 75 - 12q3। तो ये मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा,
लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो अब हमने कैलकुलेट करना, बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें ज़रा। मार्जिनल रेवेन्यू, सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू वन ये दिया हुआ है, 63 माइनस 8Q1 ये दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट किया। और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या आई थी, 15 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q3, ये मेरे पास आई थी, मार्जिनल कॉस्ट आई थी। ठीक है जी, ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आया था। अच्छा, यहाँ से अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा Q1, ये 8Q1 इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा 10Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q3, और ये 15 को इधर ले जाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से ये था जी मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू वन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब आएगा मार्जिनल रेवेन्यू टू और फिर मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी 105 माइनस 10Q2, और ये आ जाएगा फिर वही इक्वेशन कॉस्ट की, 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q3। अच्छा, अब क्या मेरे पास आ जाएगा, 2Q1 आ जाएगा, ये 10Q2 इधर आ जाएगा तो ये 12Q2 हो जाएगा, प्लस 2Q3 आ गया, और ये 15 को इधर ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू थ्री इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये थर्ड आ जाएगी। ये आ जाएगी 75 माइनस 12Q3 इक्वल टू अगेन 15 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q3। तो ये मेरे पास आ जाएगी। और तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, 2Q1 आ जाएगा प्लस 2Q2 आ जाएगा, और ये 12 इधर आके ये 12 हो जाएगा तो 14Q3 हो जाएगा, और ये 75 में से 15 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशनें आ गई। ठीक है जी। अब इन तीन क्वेश्चंस को निकाल कैलकुलेट करना है हमने साइमल्टेनियसली। आप सॉल्व कर लें, क्रैमर रूल सॉल्व कर लें, इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पे क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व करूँगा, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो। अब इन्हीं तीन इक्वेशंस को, ये देखें, ये पहली इक्वेशन आई है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में मैं जब लिखूँगा तो ये आ जाएगा 10 2 और 2, इनके कोएफिशिएंट Q1 Q2 Q3 के कोएफिशिएंट ले लिए। फिर ये सेकंड इक्वेशन आई तो ये आ जाएगा 2 12 2, और ये थर्ड इक्वेशन आई तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 14। और वेरिएबल मेरे पास कौन से आए हैं, हमने Q1 Q2 Q3, और फिर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या आई थी, 48 90 और 60। ले जी, ये हमारे पास आ गया, एक मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अब सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ए लेट कर लें, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए का डिटर्मिनेंट 10 2 2 2 12 2 और ये 14। तो इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू, ये आ जाएगा, यानी 12 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 168, और 2 को 2 से किया तो -4 आ गया, इसी तरह से -2 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 28 -4 प्लस 2 और 4 -24। तो ये मेरे पास आ गया जी 10 164 -2 24 प्लस 2 इंटू -20 जी। यहाँ पे अब ये आ जाएगा जी 1640 माइनस ये 48 आ जाएगा और -40 आ जाएगा।
तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास 1552 आ जाएगा। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले इस कॉलम के ज़रिए इस कॉलम को स्किप करके हमने ये वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं जी, यहाँ पे कि अब हम ए क्यू निकालते हैं 1, ए क्यू 1। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की जगह हम लिखेंगे 48, 90 और 60, और फिर आ जाएगा 2, 12, 2, 2, 2 और 14। ठीक है जी। इसका भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 48 इंटू ये आ जाएगा 168 -4 -2, और ये आ जाएगा 1260 -120 +2 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा ये 180 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 720। ठीक है जी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 4512। इसी तरह से हम ए क्यू 2 निकालेंगे। ए क्यू 2 जी निकलेगा हमारे पास, तो ए क्यू 2 में हम ये सेकंड कॉलम की जगह हम लिख देंगे, सेकंड कॉलम की जगह 48, 90 और 60, और 10, 2, 2 और अगेन 2, 2 और 14। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा जी 10,128। और लास्ट पे हम कैलकुलेट करेंगे ए क्यू 3, और फिर अगेन हम ए क्यू 3 के लिए हम थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे। इस थर्ड कॉलम की जगह हम लिख देंगे 48, 90, 60, और ये 10, 2, 2 और वैल्यूज आ जाएगी 2, 12 और 2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर ए क्यू 3 का आंसर जो है वो 4560 आ जाएगा, 4560। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया जी ए क्यू 3 के ए क्यू 1, ए क्यू 2 और ए क्यू 3। अब बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है क्यू 1 की वैल्यू। सो क्यू 1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ए क्यू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो वो मेरे पास आया था पहली वैल्यू ये देखें 4512, और अपॉन में आई थी 1552, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 282 अपॉन में आ जाएगा 97, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे Q1 स्टार की वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 288 और ओवर 97। सेम इसी तरह से Q2 की वैल्यू हम निकालेंगे AQ2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AQ2 वैल्यू ये देखें ये मेरे पास आई है 10,128, और अपॉन में आया जी 1552। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 633 अपॉन में 97। तो Q2 स्टार की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर 657 अपॉन 97। इसी तरह से हम Q3 कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा AQ3 अपॉन A आ जाएगा डिटर्मिनेंट में, और ये मेरे पास आंसर आया हुआ है 4560 अपॉन में आया 1552। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 285 अपॉन में 97, और फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 291 अपॉन 97। Q3 का आंसर आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ जो है, जो उसने क्वेश्चन पूछा था Q1, Q2 और Q3 का आंसर जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, प्राइस कैलकुलेट करने, और ये देखें ये हमें गिवन थे एवरेज रेवेन्यू।
तो ये एवरेज रेवेन्यू हमें गिवन था 63 माइनस 4 Q1 की वैल्यू मेरे पास आई है 282/97। अभी हमने कैलकुलेट की 282/97, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1128/97। तो ये मज़ीद जब रिजॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 4983/97 और फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ जाएगा 5136/97। ये आ जाएगा P1 प्राइस, जो उसने पूछी हुई प्राइस। अब इसी तरह से हम P2 निकालेंगे। P2 के अंदर देखें 105 माइनस 5, Q2 का आंसर मेरे पास अभी कैलकुलेट हमने किया 63633/97, अभी हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 105 माइनस तो ये करेंगे तो ये 3165 आ जाएगा, 3165/97। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 7236/97। ये प्राइस 2 आ गई जी, ठीक है जी। और थर्ड प्राइस के अंदर वैल्यू हमें फिर 75 माइनस 6 और Q3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 285/97। तो ये 75 माइनस इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1710 आ जाएगा अपॉन 97, और ये आ जाएगा 5565/97, और फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा जी 5736/97। ये था जी हमारे पास प्राइस 3। तो ये मेरे पास ये तीनों आंसर आ गए प्राइस के, जो कि उसने सी पार्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है उसने पूछा हुआ है सेकंड ऑर्डर कंडीशन मीट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर कंडीशन को मीट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये मेरे पास देखें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं R1 R2 R3 डैश, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए, ठीक है जी। अब इसी का आप सेकंड डेरिवेटिव लें, यानी कि R1 का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो R डबल प्राइम हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा -8। और इसी तरह से यानी ये Q1 के लिहाज से हम ले रहे हैं, और इसी तरह से R2 डबल प्राइम लेंगे तो ये -10 आ जाएगा Q2 के लिहाज से, और Q3 के लिहाज से हम देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -12 आ जाएगा। और मेरे पास कॉस्ट फंक्शन क्या आया था, कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव जब लिया था तो वो मेरे पास क्या आया था 15 + 2Q। तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेकंड ऑर्डर जो कंडीशंस है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, उसको हमने हेजियन मेथड के ज़रिए हमने कैलकुलेट करना है। अब हेजियन मेथड का जो प्रोसीजर है हेजियन मेथड के लिए वो कुछ इस तरह से है। देखिए ज़रा हेजियन मेथड, ये है R1 डबल प्राइम माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, फिर माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, अगेन माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, ये माइनस कॉस्ट डबल प्राइम है, R2 डबल प्राइम माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, और फिर माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, और फिर माइनस कॉस्ट डबल प्राइम आ गया, माइनस कॉस्ट डबल प्राइम आ गया, और R3 डबल प्राइम माइनस कॉस्ट डबल प्राइम, ये मेरे पास आ, ठीक है जी। अब हमने ये करना है सबसे पहले, ये मेरे पास कंडीशंस हेजियन की कंडीशन है। सबसे पहले अब हेजियन की कंडीशंस क्या होती हैं, 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, H1 निकालना है, फिर H2 निकालना है, और फिर H3 निकालना है। और इसकी जो कंडीशन H1 की कंडीशन क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी, ये ग्रेटर देन 0 होगी, ये लेस देन 0 होगी। अगर ये कंडीशन मीट करती हैं, ये कंडीशन मीट करती हैं, तो हम कह देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है और इन कंडीशंस को मीट करती है। ये अल्टरनेटिव केस हो जाएगा,
ये सारी की सारी ग्रेटर देन केसेस हो जाएंगी। मैक्सिमम के लिए अल्टरनेटिव केस होना चाहिए, लाजमी है। अच्छा, अब सबसे पहले अब देखिए H1 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो H1 कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले आप H1 यानी लीडिंग माइनर, यानी H1 क्या आएगा लीडिंग माइनर में, H1 में ये आ जाएगा R1 डबल प्राइम माइनस C डबल प्राइम। ठीक है, अब R डबल प्राइम देखें ज़रा, मेरे पास क्या है, R डबल प्राइम -8 आया, कॉस डबल प्राइम क्या आया 2 आया, तो ये क्या आ गया -10 लेस देन 0। ये पहली कंडीशन तो मीट कर गई मेरी कि H1 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, अब H2 क्या आएगा, H2 आता है कि हम इन ये 2x2 का डिटर्मिनेंट यानी 3x3 के अंदर सेकेंड डिटर्मिनेंट 2x2 का हम कैलकुलेट करें, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कुछ फॉर्म ये आती है R1 डबल प्राइम R2 डबल प्राइम माइनस R1 डबल प्राइम प्लस R2 डबल प्राइम इंटू कॉस्ट डबल प्राइम। यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनर इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे तो हमें कंडीशंस का आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, देखें जी ज़रा इसके अंदर ज़रा पुट करें ज़रा, R1 डबल प्राइम कितना था -8, R डबल प्राइम 2 कितना था, ये -10 आया हुआ है, माइनस R1 डबल प्राइम -8 था, -10 आ गया, और कॉस्ट का क्या था 2 था, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये 80 आ गया, ये कितना आ गया प्लस ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये देखें ग्रेटर देन 0 आ गया, मेरी सेकंड कंडीशन भी मीट कर गई। ठीक है जी, ये मेरी सेकंड कंडीशन। अब हमने क्या करना है, हमने थर्ड कंडीशन मीट करनी है, और इस पूरे डिटर्मिनेंट का, इस पूरे का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, और फिर हमने चेक करना है कि क्या H3 जो है वो लेस देन 0 आता है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपने H3 निकालना है, तो H3 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी मैं इस सारे का डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा जी R1 डबल प्राइम R2 डबल प्राइम R3 डबल प्राइम माइनस R1 R2 डबल प्राइम प्लस R1 R3 डबल प्राइम प्लस R2 R3 डबल प्राइम इंटू कॉस डबल प्राइम। ठीक है जी, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, R1 डबल प्राइम -8 था, R2 डबल प्राइम -10 था, ये -12 आ गया, माइनस R1 R2 दोनों की वैल्यूज -8 इंटू -12 10, फिर मेरे पास -8 -12 फिर -10 और -12, और कॉस्ट फंक्शन मेरे पास था 2। तो आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सारा नेगेटिव आ जाएगा, ये सारे का सारा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो भी मीट कर रही है इस क्वेश्चन के लिहाज से। ये था जी इसका क्वेश्चन।